डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह इस वीडियो में उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं 9वीं कक्षा के एनसीईआरटी भूगोल पाठ 3 अफवाह का प्रश्न उत्तर बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा तथा मानचित्र कौशल को भी समझाने का प्रयास किया हूं। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें तथा ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष के शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप को दर्शाता है? क है अरीय, ख है केंद्राभिमुख, ग है द्रुमाकृतिक और घ है जालीनुमा। तो इसका ख आंसर सही होगा, केंद्राभिमुख। दूसरा प्रश्न है, वुलर झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? क है राजस्थान, ख पंजाब, ग उत्तर प्रदेश, घ जम्मू कश्मीर। इसका घ आंसर सही होगा, जम्मू कश्मीर। इसको मैप में देख लेते हैं। ये वुलर झील है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तीसरा प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? क सतपुड़ा, ख अमरकंटक, ग ब्रह्मगिरी, घ पश्चिमी घाट के ढाल। तो इसका ख आंसर सही होगा, अमरकंटक। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक से और निकलने वाली नदियों में महानदी भी अमरकंटक से निकलती है और सोन नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील है? क सांभर झील, ख वुलर झील, ग डल झील और घ गोविंद सागर। इसका क आंसर सही होगा, सांभर झील। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है। इसको मैप में देख लेते हैं। ये है सांभर झील। ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? क नर्मदा, ख गोदावरी, ग कृष्णा, घ महानदी। तो इसमें ख आंसर इसका सही होगा, गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? क है महानदी, ख कृष्णा, ग तुंगभद्रा, घ तापी। तो इसका घ आंसर सही होगा, तापी। इसको मैप में देख लेते हैं। ये तापी नदी है, ये नर्मदा नदी है और नर्मदा और तापी भारत की 2 प्रमुख नदियां हैं जो व्रंश घाटी से होकर गुजरती है और ये अरब सागर यानी यहाँ ये खंभात की खाड़ी में गिरती है और खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले ये ढाल अधिक होने के कारण ये नदियाँ ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ये डेल्टा नहीं बनाती है, ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। इसमें पहला है, जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। उत्तर है इसका, जल विभाजक का कार्य 2 अपवाह तंत्रों को अलग करना है क्योंकि यह उच्च भूमि, पर्वत या पठारी
क्षेत्र होता है। इसका उदाहरण है अरावली की पहाड़ी, एक जल विभाजक का अच्छा उदाहरण है। इसको मैप में देख लेते हैं। ये अरावली की पहाड़ी है और ये जल विभाजक का कार्य करती है। और इधर यमुना नदी ये चंबल बेतवा केन के जल को ये विभाजित कर देती है। और यहाँ अम्बाला शहर है, ये भी एक जल विभाजक का ही कार्य करता है। यह सिंधु नदी और गंगा नदी के जल को विभाजित करता है। एक ये पश्चिमी घाट पर्वत, ये भी एक जल विभाजक का ही उदाहरण है। दूसरा प्रश्न है भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? इसका उत्तर होगा भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा नदी की है। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों के मिलने से इसका नाम गंगा हो जाता है। और ये हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इलाहाबाद में गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है और ये गंगा नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तीसरा प्रश्न है सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है? इसका उत्तर है सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और यह अरब सागर में गिरती है। तथा गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चौथा प्रश्न है गंगा की दो मुख्य धाराओं का नाम लिखिए। यह कहाँ एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? इसका उत्तर होगा अलकनंदा और भागीरथी दो मुख्य धाराओं, ये दोनों देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। इसको मैप में देख लेते हैं। ये अलकनंदा है और ये भागीरथी है और ये देवप्रयाग है और यही ये दोनों नदियों के मिलने के बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। और गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। पांचवा प्रश्न है लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों है? इसका उत्तर है तिब्बत एक शीत शुष्क पठारी क्षेत्र है, इसलिए लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद एवं सिल्ट है। इसको मैप में देख लेते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। अब देखिए ये शुष्क पठारी क्षेत्र है और शुष्क पठारी क्षेत्र होने के कारण यह मिट्टी के कण का अभाव है और मिट्टी कण के अभाव होने के कारण इस नदी में लंबी धारा होने के बावजूद भी इसमें कम गाद एवं सिल्ट है। और ये ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में ये भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहोंग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और ये यहाँ पर ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा यहाँ मिलती है बांग्लादेश में। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा ये सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे व्यक्ति की जीवन की 3 अवस्था होती है, उसी प्रकार नदियों की भी 3 अवस्था होती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। युवावस्था में व्यक्ति अधिक कार्य करता है और ऊर्जावान होता है, उसी प्रकार नदियाँ भी युवावस्था में अधिक कार्य करती है, उससे कम प्रौढ़ावस्था में कार्य करती है और वृद्धावस्था में नदियाँ शुष्क हो जाती मतलब सुस्त हो जाती है और अपने साथ
लाए हुए मलबे को समुद्र में गिरने से पहले एक त्रिभुजाकार स्थलाकृति में निर्माण करती है और इसी त्रिभुजाकार स्थलाकृति को ही डेल्टा कहा जाता है। और ये सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इस डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है और इसलिए इसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। छठा प्रश्न है, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने से पहले किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? इसका उत्तर है दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर गुजरती है, ये नर्मदा एवं तापी। और ये दोनों नदियां समुद्र में मिलने से पहले ज्वार नदमुख या एक्स्चुरी का निर्माण करती है। सातवां प्रश्न है, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताएं। नदियां कृषि प्रयोजन एवं जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोगी है। यह सिंचाई और जल परिवहन में सहायक है। सांभर झील का उपयोग नमक निर्माण में किया जाता है और झीलें पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देती है और यह मनोरंजन का साधन है। इनका प्रयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। तीसरा प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। इनमें क है बुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ग है नैनीताल, घ है भीमताल, ये दोनों उत्तराखंड में स्थित है। अंग है गोविंद सागर, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गुरु गोविंद सागर यह भाखड़ा नंगल बांध का जो जलाशय है और ये जलाशय का नाम गुरु गोविंद सागर है। च है लोकटक, ये लोकटक झील है, ये मणिपुर राज्य में स्थित है। और ये बारा पानी, ये भी झील है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का, ये झील है, ये उड़ीसा में स्थित है। झ है सांभर, ये सांभर झील राजस्थान में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ी लवणीय झील है। यह है राणा प्रताप सागर, ये भी राजस्थान में स्थित है। और ये निजाम सागर बांध है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठ है पुलिकट, आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये नागार्जुन सागर और ये कृष्णा नदी पर ये बांध है स्थित है। और ड है हीराकुंड, और ये हीराकुंड जो बांध है महानदी पर स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा लंबा बांध है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये महानदी पर स्थित है। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है ये प्राकृतिक झीलें। प्राकृतिक झीलों के अंतर्गत ये बुलर झील, डल झील, नैनीताल, भीमताल, चिल्का, पुलिकट, सांभर, बारापानी और लोकटक, ये प्राकृतिक झीलें हैं। और दूसरा है इसमें मानव निर्मित झीलें गोविंद सागर, हीराकुंड, महाराणा प्रताप सागर, नागार्जुन सागर और ये निजाम सागर, ये मानव निर्मित झील है। चौथा प्रश्न है हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इसका हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। इसका पहला है हिमालयी नदियाँ सदा नीरा होती है, यानी हिमालय से निकलने वाली जो नदी होती है उसमें सालों भर जल बहता रहता है। और इसमें देख लेते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है
और मौसमी यानी बरसात के मौसम में ये नदी में जल रहता है और मौसम में ये नदी सूख जाती है। दूसरा है हिमालयी नदियों के जल के दो स्रोत हैं, ग्लेशियर और वर्षा। हिमालय से जो निकलने वाली नदी हैं उसके जल के दो स्रोत हैं, या तो ग्लेशियर यानी जो बर्फ़ पिघलता है, और वर्षा, ये दोनों से जल की प्राप्ति होती है। दूसरा है जबकि प्रायद्वीपीय नदियों के जल के मुख्य स्रोत वर्षा का पानी है और प्रायद्वीपीय नदियों का वर्षा ही जल के मुख्य स्रोत हैं। तीसरा है हिमालयी नदियों की द्रोणियाँ विशाल होती है, जैसे गंगा द्रोणी, सिंध द्रोणी, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की द्रोणियाँ प्रायः छोटी होती है, जैसे नर्मदा, तापी। चौथा है हिमालयी नदियाँ प्रायः अधिक लंबी होती है, जिसका कारण स्रोत क्षेत्र का समुद्र से दूर होना। प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रायः छोटी होती है, जिसका कारण स्रोत क्षेत्र का समुद्र के निकट होना है। पांचवा है हिमालयी नदियों की सहायक नदियाँ भी लंबी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सहायक नदियाँ छोटी होती है। पांचवा प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार के पूरब एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। इसका उत्तर है पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। इसका पहला है पूरब की ओर बहने वाली वे नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि ये पश्चिम की ये नदियाँ अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती है। दूसरा है इन नदियों में अवसाद की मात्रा अधिक होती है और जिसके कारण यह नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। पूरब की ओर यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ ये डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में इन नदियों में अवसाद की मात्रा कम होती है। यह नदियाँ एक्सचुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तीसरा है पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ अधिकतर लंबी होती है, जैसे गोदावरी, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अधिकतर छोटी होती है, जैसे तापी। चौथा है पूरब की ओर बहने वाली नदियों की सहायक नदियों की संख्या अधिक है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली सहायक नदियों की संख्या कम है। छठा प्रश्न है किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों है? इसका उत्तर है किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इनका जल मूल रूप से प्राकृतिक साधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। नदियों का जल घरेलू उद्योग तथा कृषि कार्य के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है और इनका उपयोग जल परिवहन के लिए किया जाता है और ये मछली पालन जैसे उद्योगों के लिए भी सहायक है। अगला मानचित्र कौशल को देख लेते हैं। पहला इसका भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को चिन्हित कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। पहला है गंगा, सतलुज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, तापी, महानदी, दिहोंग। इसको मानचित्र में देख लेते हैं। ये गंगा नदी है और यहाँ पर इधर ये भागीरथी है और ये अलकनंदा है और दोनों के ये देवप्रयाग में मिलने के बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। और ये सतलज नदी है,
जहाँ ये झारखंड में ये दामोदर नदी है जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और ये हुगली की सहायक नदी है दामोदर, और इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ये कृष्णा नदी है और कृष्णा नदी पर ही ये नागार्जुन सागर बांध स्थित है। ये नर्मदा और ये तापी नदी है, ये महानदी है, ये दिहोंग है और ब्रह्मपुत्र नदी को ही अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय भाषा में इसे दिहोंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित झीलों को चिन्हित कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। चिल्का, सांभर, बुलर, पुलिकट तथा कलेरू झील। इसको मानचित्र में देख लेते हैं। ये चिल्का झील है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये सांभर झील है जो राजस्थान राज्य में स्थित है। ये बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये है पुलिकट झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। ये कलेरू झील है। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।